नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज भी कुछ नॉलेज एक्वायर करते हैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में समझाया था। दुनिया में दो तरीके से पॉवर्टी नापी जाती है। एक है निरपेक्ष गरीबी, जिसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ में नापी जाती है, जहाँ पर हम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडर करते हैं। जो इंसान प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए भी खर्चा नहीं कर पाता है या उतनी इनकम नहीं कमा पाता है, उसको हम एब्सोल्युटली पुअर बोलेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज़ नोन एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होती है, जहाँ पर लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी प्राथमिक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसी वजह से हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापते हैं। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पर कैपिटा इनकम डेवलपिंग कंट्रीज से 10-10, 12-12 गुना ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। तो क्या वो लोग पॉवर्टी गिने ही नहीं, पॉवर्टी नापे ही नहीं? नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो वो लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, वो लोग जो गरीबी नापते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। रिलेटिव का मतलब होता है दूसरे के साथ तुलना करना। अब इसमें रिलेटिव पॉवर्टी कितने तरीके से नापी जाती है? तो सबसे पहला है इनकम ग्रुप। इनकम ग्रुप का मतलब ये होता है कि देश में रहने वाले अलग अलग इंसानों को, जितने भी लोग हैं, उन सबको इनकम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट दीजिए। जैसे कि 0 to 30,000 रुपीज़ जो इनकम है, जिनकी इनकम सालाना 30,000 रुपीज़ है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में ऐसे लोग जिनकी इनकम सालाना 30,000 to 1 लाख रुपीज़ है। ग्रुप 3 में ऐसे जिनकी इनकम 1 लाख से 3 लाख है। ग्रुप 4 में ऐसे जिनकी इनकम 3 लाख से 10 लाख है। और ग्रुप 5 में 10 लाख एंड अबव, जितने भी जो बहुत पैसे वाले हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों को इनकम के हिसाब से ग्रुप में बांट दो, और जिसकी इनकम कम है, वो जिसकी इनकम ज़्यादा है, उसके सामने वो गरीब कहलाएगा, रिलेटिवली पुअर, और वो इंसान उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, रिलेटिव पॉवर्टी में दो ग्रुप की, दो इंसानों की तुलना की जाती है, और जिसकी इनकम कम होती है वो रिलेटिवली पुअर कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों, रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। लेकिन हमें खास करके समझना ये है कि उस कंट्री में जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम वहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। जब वो लोग गरीबी गिनते हैं, वो लोग अपने अपने ग्रुप की जो इनकम है उसको दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर मान लो कि जिस ग्रुप की इनकम कम है वो रिलेटिवली पुअर कहलाएगा। इंडिया के बारे में ऐसी आर्गुमेंट की जाती है, ऐसे ही अब इंडिया के बारे में सोचा जाता है कि इंडिया को भी अब रिलेटिव पॉवर्टी ढूंढनी चाहिए, हमें भी उस तरीके से गिनना चाहिए। पर दोस्तों, जिस देश में आज भी लोगों की प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, जिस देश में आज भी 20% लोगों के पास 80% हमारी नेशनल इनकम है, मतलब 20% आबादी के पास हमारी नेशनल इनकम का 80% हिस्सा जाता है। तो जब इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जब हम रिलेटिव पॉवर्टी नापेंगे तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा आएगी। 20% लोगों के सामने 80% गरीबी आएगी। इसलिए अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी। सिर्फ दुनिया के और हमारे भारत के कुछ लोग हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि भाई हमारे देश में भी रिलेटिव पॉवर्टी नापी जानी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आप लोग भी सोचो, अपना थोड़ा लॉजिक से, जनरल नॉलेज से आप लोग भी सोचो, आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, क्या हम अभी रिलेटिव पॉवर्टी गिन सकते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी नाप सकते हैं? ठीक है, आर्गुमेंट कर रहे हैं, जब हम लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग भी कभी रिलेटिव पॉवर्टी नापेंगे, लेकिन अभी ये जल्दबाजी होगी अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, चलो दोस्तों टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हैं। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग मिनिमम needs taken into consideration, but in the concept of relative poverty, income inequality existing in different groups of people living in society is considered। दोस्तों, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडर किया जाता था, और रिलेटिव पॉवर्टी से हमें क्या पता चलता है कि समाज में आय की असमानता कितनी है, सोसाइटी में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। जब हम ग्रुप को, अलग अलग इनकम के ग्रुप को बांटते हैं, तो पता चलता है कि किसके पास कितनी इनकम जा रही है। तो ये समाज में कितनी इनइक्वालिटी ये बताता है। दोस्तों, एक मार्क में याद रखना,
हम रिलेटिव पॉवर्टी में क्या कंसिडर करते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी से हमें क्या जानने को मिलता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे देश में इनइक्वालिटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आय का वितरण है, वो कितना असमान है, असमानता ज़्यादा है या कम है, ये जानने के लिए रिलेटिव पॉवर्टी नापी जाती है। तो दोस्तों याद रखना, ये commonly in every economy income disparity is seen. In that case lower income class is considered relatively poor than the higher income class. दोस्तों दुनिया के हर एक देश में आय की असमानता तो है ही, हर एक देश में है। उसमें जिसकी इनकम ज़्यादा होती है और सामने जिसकी इनकम कम होती है, तो जिसकी इनकम कम है वो रिलेटिवली जिसकी ज़्यादा है उसके सामने वो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, मान लो कि आपकी इनकम 25,000 रुपये है, 25,000 रुपीज़ है, और मेरी इनकम 20,000 रुपीज़ है, तो आपके सामने में क्या हुआ, रिलेटिवली पुअर, क्योंकि मेरी इनकम आपसे कम है। बस इस तरीके से कंपैरिजन करके जिसकी इनकम कम होती है उसको रिलेटिवली पुअर गिना जाता है। टू स्टडी रिलेटिव पॉवर्टी, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इनकम ग्रुप एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज स्टडीड। दोस्तों अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, जैसे यहाँ पर टेबल 5.3 दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। रिलेटिव पॉवर्टी exhibits the level of income inequality among different class of people। अलग अलग वर्गों में आय की असमानता कितनी है ये हमें बताता है। It is argued in context of India that as a rapid developing economy, instead of studying the concept of poverty and poverty line, relative poverty और unequal distribution of income should be considered। इंडिया के बारे में ऐसी आर्गूमेंट की जाती है कि हमें भी relative poverty नापनी चाहिए, लेकिन ये जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। The concept of relative poverty can be studied with the help of hypothetical example. For example, a nation's population is divided into the basis of 5 income groups. Group 1 जिसकी इनकम 0 to 30,000, Group 2 जो मैंने अभी बताया इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ दोस्तों, 30,000 to 1 लाख, Group 3 जिसकी इनकम सालाना 1 लाख से 3 लाख, Group 4 की इनकम 3 लाख to 10 लाख और Group 5 की इनकम 10 लाख एंड अबव। In the above example, the class in Group 2, देखो अब Group 1 और Group 2 की कंपेरिजन करते हैं हम लोग, तो ग्रुप 2 हैज़ मोर इनकम देन द क्लास इनकम ऑफ पीपल इन ग्रुप 1। ग्रुप 2 की इनकम ग्रुप 1 से ज़्यादा है, सो इट कैन बी सेड दैट पीपल इन ग्रुप 1 आर रिलेटिवली पुअरर देन ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के जो लोग हैं वो ग्रुप 2 से क्या है, रिलेटिवली पुअर है, क्योंकि उनकी इनकम कम है ग्रुप 1 वालों की। बट द पीपल ऑफ ग्रुप 2 हैज़ लोअर इनकम देन इनकम ऑफ पीपल इन ग्रुप 3, 4 एंड 5। लेकिन ग्रुप 2 वाले जो है उनकी इनकम कम है, किसकी कंपैरिजन में, ग्रुप 3, 4 और 5 की कंपैरिजन में उनकी इनकम कम है। हैंस पीपल ऑफ ग्रुप 2 आर रिलेटिवली पुअरर देन ग्रुप 3, 4 एंड 5। इसलिए ग्रुप 2 वाले जो है वो ग्रुप 3, 4 और 5 से क्या है, रिलेटिवली पुअर। इन शॉर्ट दोस्तों अलग अलग ग्रुप की जो इनकम है एक दूसरे के साथ कंपैरिजन की जाती है और जिसकी इनकम कम है वो रिलेटिवली पुअर है। टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी, जनरली फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम ग्रुप, 3 तरीके से रिलेटिव पॉवर्टी नापी जाती है दोस्तों। हमने इनकम ग्रुप वाला तो समझा यहाँ पर, अब ध्यान से समझना, जब बोर्ड वालों को बहुत टफ पेपर निकालना होता है तब 1 मार्क का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पर ये बताया है टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी, जनरली फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप। रिलेटिव पॉवर्टी सापेक्ष गरीबी नापने के लिए और आय की असमानता को नापने के लिए हम लोग क्या करते, इनकम ग्रुप बनाते और कंपैरिजन करते। उसके अलावा भी एक मेथड है, लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आर यूजफुल। दोस्तों 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज नाम के एक इंसान थे। उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग देशों में इनकम की इनइक्वालिटी कितनी है, रिलेटिव पॉवर्टी नापने के लिए और इनकम की इनइक्वालिटी नापने के लिए उन्होंने ग्राफ पेपर के ऊपर एक कर्व बनाया था, जिसको बोलते, क्योंकि मैक्स ओ लॉरेंज उनका नाम था तो उसकी वजह से उन्होंने ग्राफ पेपर के ऊपर एक ग्राफ बनाया था, एक कर्व ड्रॉ किया था जिसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व। और ये जो कर्व है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, मतलब एक चित्र है आपके सामने, वो प्रेजेंट होगा कर्व, और वो कर्व जितना ऊपर होगा समझ जाने का कि इतना इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा है, और कर्व जितना नीचे होगा उतनी इनकम इनइक्वालिटी कम है। पर दोस्तों कर्व हर एक को थोड़ी समझ में आएगा, ग्राफ हर एक को थोड़ी समझ में आएगा। हर एक इंसान थोड़ी स्टेट पढ़ा लिखा होगा, और जिसको स्टेट 10th के बाद अगर जिसने स्टेट पढ़ा है तो उसको ये समझ में आएगा कर्व। तो दोस्तों इसके लिए लॉरेंज कर्व के ऊपर से एक फॉर्मूला बनाया और वो फॉर्मूले का नाम था गिनी कोएफिशिएंट।
ये एक न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है। तो मान लो आप ग्राफ बनाते हो, लॉरेंस कर्व बनाते हो, और उसके बाद उसको नंबर में अगर प्रेजेंट करना है तो गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आता है। तो गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई करके लॉरेंस कर्व के ऊपर से आप एक नंबर, जो आंसर मिलता है वो नंबर में मिलेगा, और उस नंबर से पता चल जाएगा कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। तो लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट और कुछ नहीं है। लॉरेंस कर्व ग्राफ में कर्व प्रेजेंट करते, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और वो कर्व के ऊपर से जो नंबर मिलता है फॉर्मूला इस्तेमाल करके, वो गिनी कोएफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में। हायर द वैल्यू ऑफ गिनी कोएफिशिएंट, हायर द इनकम इनइक्वालिटी ऑफ द कंट्री। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी गिनी कोएफिशिएंट की, उतनी ज्यादा आय की असमानता होगी उस देश में, और जितनी ज्यादा आय की, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी गिनी कोएफिशिएंट की, लोअर द वैल्यू ऑफ गिनी कोएफिशिएंट, लोअर द इनकम इनइक्वालिटी ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, लोअर द इनकम इनइक्वालिटी ऑफ दैट कंट्री, मतलब आय की असमानता उतनी कम होगी दोस्तों। जितनी ज़्यादा गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू, उतनी ज़्यादा आय की असमानता, और जितनी कम गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू, उतनी कम आय की असमानता। ग्लोसरी में ये पॉइंट दिया गया है, जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो ग्लोसरी दी होती है, तो वहाँ पर ये पॉइंट दिए होते हैं दोस्तों। ये पॉइंट पढ़ना 1 मार्क में, शायद जब इनको टफ पेपर निकालना हो तो यहाँ से ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो रिलेटिव पॉवर्टी नापने के लिए 2 मेथड है, एक इनकम ग्रुप जो कंपैरिजन करते हैं, और दूसरा है लॉरेंस कर्व इन गिनी कोएफिशिएंट। लॉरेंस कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, गिनी कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, मतलब नंबर में हमें पता चल जाता है दोस्तों। तो आशा रखता हूँ डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिस तरीके से पॉवर्टी नापी जाती है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सापेक्ष गरीबी, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जगह रिलेटिव पॉवर्टी से वो लोग नापते। दोस्तों, जब कोई भी प्रॉब्लम समझना हो तो सबसे पहले, जब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जानना पड़ता है। हम लोग अभी तक प्रॉब्लम को जान रहे कि गरीबी है क्या, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है, और फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, व्हाट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी, व्हाट इज़ पॉवर्टी, गरीबी है क्या। तो हम लोग ये जान रहे हैं, और जानने के बाद इसको समझेंगे, और समझने के बाद हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए गरीबी दूर करने में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और आप तो फ्यूचर हो इस देश के दोस्तों, मैं भी हूँ, लेकिन आप तो फ्यूचर हो, हम सब फ्यूचर है इस देश के। तो कैसे इस पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, जो कि एक श्राप है हमारे देश के लिए, किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि अभाव की स्थिति है जिसमें इंसान अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाता है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। अभी जान रहे हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।